नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। इन दिनों राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बावजूद इसके एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। यानी कि नड्डा, नायडू और नीतीश कुमार सभी का समर्थन लेके मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सवाल वही है कि ये पद लेने के बाद ये सरकार कितने दिन और चलने वाली है, क्योंकि तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। वहीं इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को बड़ा पद भी दिया और तमाम जो है कोशिशें की कि जद्दोजहद की कि वो इस पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्र प्रवक्ता साधना भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच। कैसे देख रहे हैं नीतीश बाबू ने इस बार पलटी नहीं मारी? देखिए, सबसे बड़ी बात इस चुनाव में स्पष्ट हो गया कि ये मैंडेट मोदी जी का मैंडेट नहीं था। ये मैंडेट जनता ने मोदी जी को नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहने के बाद कि एक अकेला सब पर भारी, उसके बाद अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में शुरुआती रुझानों में मोदी जी पीछे रहे। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी खुद की छवि अब प्रभावी नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात ये कि बात रही नायडू जी और नीतीश जी की, तो ये चंद्रबाबू नायडू जी वही हैं जिन्होंने 2000 दंगों के बाद नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफे की मांग की थी। 2018 में ये वही नायडू जी हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। ये वही नायडू जी हैं जिन्होंने मोदी जी को मतलब आतंकवादी तक कह दिया था। और मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू जी को एक बार यूटर्न बाबू कहा था, भल्लाल देव की उपाधि दे दी थी, विलन बता दिया था। तो अब तो ये देखने वाली बात है कि जो मोदी जी लगातार 10 सालों में मोदी की गारंटी, एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दे रहे थे, वो मोदी जी जब भाषण दे रहे हैं अब मैंडेट आने के बाद जनता का, तो वो कह रहे हैं अब तीसरे कार्यकाल में एनडीए गठबंधन आ रहा है। तो अब एनडीए गठबंधन आ रहा है। इतने जो 10 साल बीते, क्या उसमें एनडीए गठबंधन का योगदान नहीं था? सर्वविदित है, बिल्कुल था। लेकिन मोदी जी अहंकार के 7वें आसमान पर रहे। उन्होंने 400 पार का नारा लगाया, अपने आप को स्वघोषित परमपिता परमात्मा का देवदूत बताया। लेकिन लोकतंत्र की जनार्दन जनता ने मोदी जी को सबक सिखाया, आईना दिखाया। और इस बार जनता ने महंगाई की मोदी मार, युवा बेरोजगार, महिलाओं पर लगातार अत्याचार, किसानों जो कर्ज से लाचार, इन सब का जवाब देते हुए ओबीसी, एसटी, एसटी सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए जातिगत जनगणना का साथ निभाया। ये आज जनता ने स्पष्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े सामने आए, जिस तरीके से संजय निषाद, ओपी राजभर, इनके सुपुत्र चुनाव हार गए। अयोध्या के अंदर इन्हें मुंह की खानी पड़ी। मोदी जी कह रहे थे 10 लाख के वोटों के अंतर से मोदी जी आएंगे, उनके नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता दहाड़ दहाड़ के ये कह रहे थे। 400 पार का नारा लगा रहे थे, सबकी हवा निकल गई। संजय निषाद, मैंने हर बार ये कहा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी कहा और भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक के तौर पर भी कहा कि बीजेपी को 3 काम कर देने चाहिए। पहला, उन्हें जातिगत जनगणना करानी चाहिए, जिसका वादा 2018 में किया और 2019 में सत्ता में आते ही भाजपा ने एफिडेविट दे दिया कोर्ट में और यह कह दिया कि हम नहीं करवा सकते। मोदी जी जन्मजात ओबीसी तो नहीं है। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया ताकि ओबीसी का वोट बटोर सके। और उसके बाद अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो जातिगत जनगणना करा के दिखाते, पूर्ण बहुमत में सरकार थी। मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक कुर्मी मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी के डीएनए पे प्रश्न नहीं उठाते। और नीतीश कुमार जी इतने हाथ हुए कि पत्र लिखा उनको उस समय पर और ये कहा कि मेरी माताजी जो है एक आम गृहिणी रही, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और आप मेरे इस तरह से डीएनए पर प्रश्न नहीं उठा सकते, आहत हुए थे। और अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो 49.5% का कैप जो लगा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के अंदर पूरा आरक्षण नहीं मिल पाता, कई जगहों पर ओबीसी आरक्षण से वंचित हो जाता है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। या अग्निवीर जैसी योजना को लेकर आए तो ये ओबीसी में जो जातिगत जनगणना कराते और इस 49.5 की कैप को भी हटा सकते थे। लेकिन कह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम पर अब पुनर्विचार करेंगे। रक्षा मंत्री जी से केसी त्यागी का मैंने बकायदा आपको बताया कि एंकरिंग करके कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि पुनर्विचार करेंगे, हम यूसीसी पे भी पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने जातिगत जनगणना पर भी बोला है। जो जेडीयू के प्रवक्ता है, मैं तो डिबेट्स में लगातार रही हूँ, रह रही हूँ,
हाँ। तो ये तो जेडीयू के लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत जनगणना पे भी विचार करेंगे। तो पहला प्रश्न कि क्या जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत जनगणना कराई, जिसको हम सराह रहे हैं, मैं तो भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक के तौर पर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि जो हमारा आंकड़ा था, जो हम कह रहे थे कि 85% आएगा, देखिएगा कि हमारी इतनी आबादी है, तो हमने तो उनको धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त किया था कि आपने अच्छा किया। तो क्या वो नीतीश कुमार जो बिहार में जातिगत जनगणना जिन्होंने कराई, क्या वो केंद्र में जातिगत जनगणना कराएंगे? क्या वो अग्निवीर को वापस ले पाने में सफल हो पाएंगे? और चंद्रबाबू नायडू जी को आप बाबू बाबू कर रहे हैं, वो बात अलग है कि उनके यहाँ पर स्वयं वहां के लोग अब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने वहां मोदी जी के खिलाफ वोट किया और जनता नहीं चाहती कि मोदी जी के साथ रह के सरकार चलाए। तो जनता तो आज भी मोदी जी के खिलाफ है, ये मानना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं कह रही हूं, संजय निषाद जी ने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, माता कौशल्या के सतीत्व पर संदेह जताया, तब भाजपा ने अपने ठगबंधन से क्यों नहीं हटाया? नरेश अग्रवाल को भाजपा ने राज्यसभा पहुंचाया था, उन्होंने भगवान राम जी की तुलना रम से, माता सीता जी की तुलना शराब से करने का दुस्साहस जुटाया था, तब भाजपा ने इन्हें ठगबंधन से क्यों नहीं भगाया था? इन्होंने तो उल्टा इन्हें अपने ठगबंधन में जोड़ के रखा, मंत्री पद दिया और नरेश अग्रवाल जी के बेटे को भी कैबिनेट में मंत्री पद का दर्जा दिया, मंत्री बनाने का काम किया। तो ये भाजपा राम की नहीं है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भाजपा ना रामवादी है, भाजपा ना रामवादी है, ना धर्मवादी है। भाजपा केवल नोटवादी है, केवल वोटवादी है, केवल नफरतवादी है, केवल द्वेषवादी है, केवल कट्टरतावादी है। केवल और केवल भाजपा का एक ही काम है, जनता के सामने आ गया, चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है कि राम राम जपना और पराया माल अपना, और इसी का जवाब जनता ने दिया कि अयोध्या में मुंह की खाई। संजय निषाद और राजभर जी के बेटे चुनाव आ रहे, प्रज्वल रेवन्ना का हाल जनता ने क्या किया है वो आपके सामने है। जिस तरीके से यूपी में SC ST OBC ने एकजुटता दिखाई और जिस तरीके से एक तरफा दलित वोट शिफ्ट हुआ तेजी से, वो ये रिजल्ट ये बताता है कि मोदी जी ने भले अपने आप को ओबीसी बताया हो, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि अगर आप ओबीसी का अपमान करेंगे तो जनता आपको हिंदुस्तान में नहीं ठहरने देगी। आधी से अधिक आबादी जिस उनकी है, तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। भाई लोकतंत्र में तो बहुमत का शासन होता है ना। तो ये बात जात की नहीं है, ये बात न्याय की है। राहुल गांधी जी जब बात करते हैं कहते हैं जी जात की बात कर रहे हैं। अरे हम जात की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि सर्व समाज सहित SC ST OBC को संख्या बल के अनुपात में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, प्राइवेट जगहों पे आप बराबर की जितनी संख्या बल के अनुपात में हिस्सेदारी दे दो। तो इसमें जात की बात कहाँ आ गई? ये तो न्याय की बात है। सरकार भी तो वही बनाते हैं जो अपने मैजिकल आंकड़े को पार कर पाते हैं। क्या भाजपा मैजिकल आंकड़ा पार कर पाई? जवाब है नहीं। क्या भाजपा 400 पार कर पाई? जवाब है नहीं। मोदी जी आज एनडीए को परिवार बता रहे हैं, एनडीए का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को भी बाबू बता रहे हैं, नीतीश जी को भी बाबू बता रहे हैं, बगल की कुर्सियों पर बैठा रहे हैं, जिससे कि समझ में आए कि भाई बगल की कुर्सियों पर नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या जो एनडीए में और घटक दल थे, 38 बता रहे थे ना, तो 38 के 38 क्या आपको दिखाई दिए जब इनकी बैठक हुई एनडीए की? भाई बैठक तो एनडीए की थी ना। तो एनडी ठगबंधन की बैठक में एनडी ठगबंधन के और जो घटक दल थे वो कहां गए? ये सत्ता का खेल है, और सत्ता के खेल में साफ हो गया है कि सत्ता के खेल में मोदी जी को फेविकॉल की तरह कुर्सी से चिपकने का शौक रहा है, और इसीलिए मोदी जी ने कुर्सी पाने के लिए अपने आप को स्वघोषित परमात्मा का पैगंबर बता दिया, खुद को ये कह दिया बायोलॉजिकली नहीं है। अरे हास्यास्पद है। एक देश का प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री की पद की गरिमा लांघते हैं और मुसलमान, मटन, मछली, मुर्गा और महिलाओं का अपमान करते हुए मुजरे तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री को देश कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहता, ये जनता ने बताया। आप मंगलसूत्र छीनने की बात करने लगे। अरे 55 साल देश में कांग्रेस की सरकारें नहीं, 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, किसने किसका मंगलसूत्र छीन लिया भाई? जब जंग हुई तो इंदिरा जी ने अपना सोना देश को दान किया, सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ। हमारी पार्टी में तो इतनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। जरा भाजपा के यहाँ जाइएगा और पूछिएगा एक भाजपा की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताएं, तब मैं मान लूंगी। लेकिन सरकार तो बना रहे हैं, वो क्या लगता है ये सरकार कितने दिन और चलेगी? देखिए सरकार बना रहे हैं, बात ठीक है, हम तो उससे डिनाई नहीं कर रहे ना। जनता का जनादेश सिरोधार्य है, सराखों पर है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो हवा निकली है, जो भाजपा के मोदी जी एक अकेला सब पर भारी बता रहे थे, क्या वो गलत साबित हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या मोदी जी 400 पार कर रहे थे, 300 पार नहीं कर पा रहे, 250 पार करने के लाले पड़ गए? क्या ये सत्यता है कि नहीं है? क्या भाजपा जो संसद भवन में मोदी जी ने खड़े होकर कहा था, आपको याद होगा कि 400 पार एनडीए जाएगा, जिसमें से 370 वो भाजपा को दे रहे थे, सभी को याद है मुझे लग रहा है, और 30 दे रहे थे पूरे एनडी ठगबंधन को। तो घटक दलों को तो 30 में सिमट दिया और अपने को 370 दे रहे थे। तो कहां सिमट गए भाई?
आप तो 250 पार नहीं कर पाए, तो जनता को समझ में आ गया ये लूट झूठ की हार सबसे बड़ी जनता ने दिखा दिया है और ये बता दिया है कि हिंदुस्तान सनातन के सर्वोच्च मूल मंत्र अयम निजो परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम को ही अपना मूल मंत्र मानता है, जो हमारे पुराने संसद के प्रवेश कक्ष में लिखा है, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। जिसका अर्थ है कि जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए तो पूरा वसुधा उनका परिवार है, पूरी धरती उनकी परिवार है। तो पूरी धरती को परिवार मानने वाले देश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी, भाई को भाई से लड़ाने की बात नहीं चलेगी, महिलाओं के मंगलसूत्र और मुजरे की बात नहीं चलेगी, किसी भी तरह से मुसलमान मटन मछली की बात नहीं चलेगी, मुजरे की बात तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इस देश में मणिपुर पे भी बात होगी, महंगाई पे भी बात होगी, तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। और जनता ने देखिए मैंडेट दिया है, लेकिन जनता ने बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो जो प्रधानमंत्री जी दिन में 3 बार कपड़े बदलते थे ना, ट्विटर पे बहुत चला, ऐसा एक दिन पहला देखा हमने जिस दिन इस्तीफा सौंपने गए महामहिम राष्ट्रपति जी को, उस दिन एक ही सूट में नजर आए हैं पूरे दिन। तो अगर अहंकार चूर करना हो तो मैंने चुनाव में स्टार प्रचारक भी रही हूँ, बचपन से आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूँ, किसान परिवार से आती हूँ, किसानों के आंदोलन में 5 वर्ष की उम्र में मैंने संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी। हमने ये 10 साल जो झेला, एक किसान के तौर पर, एक महिला के तौर पर, और गरीब ने जो झेला, उसका हमने जनता ने जवाब देने का काम किया है। और मैं आपको स्पष्ट कर रही हूं कि ये बात जो यूपी के 2 लड़के क्या कर लेंगे, जो अहंकार झलकता था प्रधानमंत्री जी की भाषा में, मैंने जवाब दिया था झांसी में, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के मन से संबोधन था तब मेरा, कई भाषणों में मैंने कहा। आज मैं फिर आपके चैनल के, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचा रही हूँ, आपके सब्सक्राइबर्स तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि देखिए 2 अहंकारी थे पहले, रावण और कंस, और अब 2 अहंकारी हुए भाजपा के आका और काका मोदी और शाह। तो 2 अहंकारी जो थे ना, रावण और कंस, उनको भी, उनके अहंकार को भी चूर करने का काम यूपी के ही 2 लड़कों ने किया था। यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान राम ने आताताई अहंकारी स्वार्थी सत्ता के सारथी रावण को मारा था। यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पछाड़ा था। और यूपी की पावन और पवित्र भूमि के 2 लड़के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने मोदी जी और अमित शाह जी का अहंकार चूर चूर करके दिखा दिया। जब तक भाजपा के ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं एग्जिट पोल दिखा रहे थे, उसी दिन मैंने कहा था कि एग्जिट पोल धरा का धरा रह जाएगा, 400 पार नहीं, आप 250 पार नहीं कर पाएंगे। तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे अरे मीडिया ने बता दिया है। तो मैंने कहा था लोकतंत्र में मीडिया भगवान नहीं है, लोकतंत्र में जनता भगवान है, और जनता जिसको मैंडेट देगी उन्हें सत्ता में बैठना है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, मोदी जी का अहंकार, अरे भाई अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। जब रावण का, दुर्योधन का, कंस का अहंकार नहीं चला, तो वो मोदी जी जो मणिपुर में बेटियों को जब नंगा घुमाया गया तो ऊपर से आसमानी हवाई जहाज में बैठकर आसमानी आनंद लेते हुए विदेश की यात्रा को निकल गए थे, लेकिन भावुक बहुत हो रहे थे, कैसे आंखों में आंसू लेकर वो कह रहे थे कि हाँ भावुक। अरे भाई मैं पूछती हूँ, जिस समय कारगिल के सैनिक की पत्नी को नंगा घुमाया गया और उस कारगिल के सैनिक ने यह कहा कि मैं दुश्मन देश से अपने देश को बचाने में कारगिल में सफल हो गया था, लेकिन अपने देश में पल रहे दरिंदों से अपनी बीवी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो गया, तब किसी 56 इंच के घड़ियाली मगरमच्छ की आंखों में आंसू क्यों नहीं आया? 56 इंच का सीना सिर्फ बोलने के लिए था क्या? 36 सेकंड बोले देश के प्रधानमंत्री संसद के बाहर, और कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी हमें उनके मुंह से एक शब्द निकलवाने के लिए। और दूसरी बात मैं नहीं कहती, पाउलिन लाल उन्हीं के विधायक मणिपुर के, समय लिया उन्होंने कि हमें समय दे दीजिए, मणिपुर की स्थिति खराब है। वहां की राज्यपाल ने यह कहा कि ऐसा मैंने भयानक दृश्य नहीं देखा आज तक, कि क्या चल रहा है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री समय अपने विधायक को नहीं दे रहे। तो देश के प्रधानमंत्री जी जो मंगलसूत्र पर पहुंच जाते हैं, मणिपुर की बेटियों पर मौन साध जाते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगने पर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा पाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर का संरक्षण करते बलात्कारी का नजर आते हैं, जो राम दुलार बलात्कारी था इनका विधायक उसका संरक्षण करते नजर आते हैं, प्रज्वल रेवन्ना को देश से भगाते हैं, चुनाव लड़ाते हुए इसकी पीठ थपथपाते हैं। ऐसे लोगों को देश नकारेगा। नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। उस नारी का अपमान किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए, और जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, मैं स्पष्ट कहती हूं, डंके की चोट पर कहती हूं, वो अपनी मां, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। भारत माता में किसान भी आते हैं, भारत माता में युवा भी आते हैं, भारत माता में मजदूर भी आता है, भारत माता में महिलाएं भी आती हैं। भारत माता कहने के लिए भारत माता नहीं है, भारत माता एक देश है, उस देश की भावना है, उसकी विचारधारा है, और वो विचारधारा जनमत की विचारधारा है। वो किसी राजा, शहंशाह, शहजादे की जो विचारधारा है, जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, उनकी विचारधारा से देश नहीं चला। अगर 55 साल कांग्रेस की सरकार रही तो जनता ने उन्हें स्पष्ट बहुमत देकर जिताया।
हमने 400 का आंकड़ा पार किया था स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय पर। वो कंप्यूटर क्रांति लाए थे, उसी की बदौलत है हम मोबाइल क्रांति, आज हम मोबाइल चलाते हैं। उसी की बदौलत है यूट्यूब पर बैठकर आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। उसी की बदौलत है कि आज हम स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं। उस क्रांति का जो आज हमें निकल कर दिख रहा है, जो अध्ययन करके उन्होंने जो लेकर आए, वो आज हमें सामने दिख रहा है ना, सर्वविदित है, वो छिपा तो नहीं। मनरेगा हम लेकर आए, आधार हम लेकर आए, भोजन की गारंटी हमने दी। 5 किलो राशन क्यों बांट रहे हैं आपको मालूम है? ये मैंडेटरी है, दिस इज अ कंपल्शन, आपको देना पड़ेगा। आप किसी को भूखा नहीं रख सकते हिंदुस्तान में, इसीलिए 5 करोड़ किलो राशन देना पड़ रहा है। लेकिन इसलिए नहीं हमने योजना बनाई थी कि 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ बेचारे 5 किलो राशन के बलबूते टिके रहे। हमने योजना बनाई थी कि अगर गरीब है तो भूखा ना सोए। और इन्होंने कहा था 5 किलो, हमने तो ये भी वादा किया था हम 10 किलो देंगे, क्योंकि भाई आपने भूखमरी और गरीबी इतनी कर दी, 5 किलो में लोगों का पेट नहीं भर पा रहा। तो हम ये कह रहे हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे भोजन की गारंटी का कानून हो, चाहे आरटीआई हो, सूचना का अधिकार, ये सब कांग्रेस पार्टी लाई। न्यूक्लियर डील कांग्रेस पार्टी ने की थी, आपको ध्यान होगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? आज आपको मानना पड़ेगा। कहते हैं 70 साल में जी क्या कर दिया? जितने भाजपा के नेता पढ़े हैं ना जिन स्कूलों में, वो सब कांग्रेस ने बनाए। बताइए, राहुल गांधी को तो पहचानने से भी मना कर दिया। मोदी जी ने कहा कौन राहुल? मुझे देखिए क्या है, राहुल गांधी जी अहंकार के मोदी जी अहंकार के 7वें आसमान पे थे। राहुल गांधी जी ने उनका अहंकार चूर करके दिखाया, मैंने बताया ना। राहुल गांधी जी ने 7वें आसमान पर बैठे नरेंद्र मोदी जी को जमीन पे लाकर ये बताया कि जमीन की हकीकत देखिए, और जमीन से उन्हें रूबरू करवाया। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, हम मिलकर लड़े हैं, मजबूती से लड़े हैं। तेजस्वी यादव जी ने 240 रैलियां की। हम ये कह रहे हैं, हमने जो इंडिया गठबंधन बनाया था, जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे, जिसको मोदी मीडिया क्या कहती है, लोग गोदी मीडिया कहते होंगे, मैं मोदी मीडिया कहती हूँ। क्या कहती थी मोदी मीडिया? कि एनडीए और इंडिया अलायंस। मैंने कहा, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा तर्क है। या तो आप एनडीए कहिए तो इंडिया कहिए, या आप इंडिया अलायंस कह रहे हैं तो एनडीए अलायंस कहिए ना। इतना बड़ा भेदभाव मीडिया ने इस समय किया। चुनाव में जब देश के, मैं तो देखिए, मैं 10 साल की थी तब सोनिया जी की स्टार प्रचारक बनकर रायबरेली गई, अमेठी गई राहुल जी के स्टार प्रचारक बनकर, जब राहुल जी पहला चुनाव लड़े। उससे पहले मैं समाज सेवा में लगी रही, आध्यात्मिक प्रवचन करती रही। हमने ऐसा दौर नहीं देखा, कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, हमने इस तरह से दौर नहीं देखा कि एक चीज को आप इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं। अगर मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो आपने स्टॉक मार्केट का घोटाला बनाने के लिए आपने एग्जिट पोल फर्जी कर दिया 400 पार। आपने कितना, आपके पास सैंपल साइज था, आपको जानकारी नहीं। आप बताइए, आपने अर्बन में किया, रूरल में किया, क्या सैंपल साइज था, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कितने युवा थे, कितने व्रत थे, आप बताइए ना। हमने पूछा तो हमसे कहते हैं आपने कहां से 295 का आंकड़ा दे दिया। अरे हमने जनता से पूछ के आंकड़ा दिया, हम जमीन पर थे, हम भाषण दे रहे थे, हम जनता से मिल रहे थे, वोट मांगने जा रहे थे, उनसे आकलन ले रहे थे, तो हमने दिया 295। आपने कहां से 400 पार दे दिया? और अंतर से समझ जाइए कि हवाबाजी किसने की, कितना बड़ा आंकड़े में अंतर, 400 पार और कहां। तो देखिए, जनता ने दिखा दिया। इतनी बड़ी बड़ी सीटें हार गए, जहां सालों साल इनका कब्जा रहा। अयोध्या में हार गए, अब अयोध्या की जनता को गरियाने का काम कर रहे हैं। राम भक्त हो ही नहीं सकते जिन्होंने अयोध्या से। मैं पूछ रही हूँ, भगवान राम जी की माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले राम भक्त हो सकते हैं? और उनको जिन्होंने ठगबंधन में शामिल किया, क्या वो राम भक्त हो सकते हैं? महेश शर्मा जिन्होंने सीता माता की के अस्तित्व को नकार दिया राज्यसभा में, इन्हीं के मंत्री थे, तो क्या वो राम भक्त हो सकते हैं? तो हम तो कह रहे हैं, जो राम मंदिर बना है, देखिए पहली बात तो भाजपा के आदेश पर नहीं बना, वो बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। आपको याद होगा, जब ये लड़ाई चली, जब विवाद उत्पन्न हुआ, तब भाजपा ने नारा दिया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने पूछा तारीख कब बताएंगे, तो इन्होंने एक टाइम पर आकर ये कह दिया, हम तारीख क्यों बताएंगे, ये तो कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट वाले तारीख बताएंगे। भाजपा के तो राम मंदिर एजेंडे में ही नहीं है, कितनी बार कहा इनके नेताओं ने बड़े बड़े इंटरव्यूज में। जब एजेंडे में नहीं था तो राम मंदिर तुमने कैसे बनवा दिया? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब बन गया, तो ये भाजपा के नेता कार्यकर्ता जा जाके गली गली गांव में माला पहनने लगे। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की थी और ये माला इनके मंत्री पहन रहे थे, ऐसे ही राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन गया, माला ये पहनने लगे। राम किसी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, और जो राम जिनको अपना मानते हैं, राम को जो अपना मानते हैं, राम उनको अपना मानते हैं। और जो ये समझते हैं कि राम उनकी बपौती है, उनका अंत होना एक दिन निश्चित है। ये बात कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय ओबीसी की महासभा की मुख्य संयोजक साधना भारती ही नहीं कह रही, ये बात बीजेपी की कद्दावर नेत्री, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही उमा भारती जी ने भी कही थी। तो देख ली, मैं तो हमेशा कुछ पंक्तियां बोलती हूँ कि राम नहीं है नारा, वो तो बस विश्वास है।
भौतिकता नहीं है वो तो दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु और पंडों का। राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अश्रुधारा में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाओं में। राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं अनुसैया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं ममतामयी मां कौशल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में, क्योंकि राम मिलते हैं शबरी के मीठे बेरों में। तो जिन्होंने राम को मंदिर के फेरों में ढूंढने का प्रयास किया, उनको जनता ने मुंहतोड़ जवाब देकर सबक सिखाया है और बता दिया है कि शबरी के मीठे बेरों की मिठास आज भी अयोध्या में बाकी है, भगवान राम की नगरी में बाकी है। और रिजल्ट बता रहा है ना, रिजल्ट बता रहा है। देखिए मैं ये कह रही हूँ, मुझे हमें भी जानना है और तमाम दर्शकों को कि नीतीश बाबू और नायडू को लाने का संपूर्ण प्रयास किया गया गठबंधन के द्वारा, इंडिया गठबंधन। तो क्या लगता है, अभी भले ही शपथ ले मोदी जी, लेकिन क्या लगता है बाद में वो दोनों जो सबसे मुख्य पहिए बताए जा रहे हैं कि कार वही चला रहे हैं, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन में आ पाएंगे? देखिए मैं पहली बात तो ये कि कहीं से ये पुख्ता नहीं किसी को जानकारी मिली, और मैं भी ऑफिशियल नहीं कह सकती कि क्या नीतीश जी से हमने बात की, बुलाया क्या नहीं। हम तो देख रहे हैं ये जो दो पहिए आप बता रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना एक पहिया निकल के इधर भाग जाए और एक पहिया निकल के उधर भाग जाए। इसकी आशंका इसलिए क्योंकि पहले हो चुका। नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन जब बना तो उसके एक मजबूत पिलर बन के पहले वो खड़े हुए। उन्होंने जातिगत जनगणना भी कराई, जिसको मोदी जी नहीं कराना चाहते थे। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जी को यूटर्न बाबू कह दिया, उनको विलन भी बताने का काम किया, तो उनपे कुछ व्यक्तिगत आरोप भी उन्होंने लगाए। तो उसके बाद मैं ये कह रही हूं कि ये पूरी आशंका है कि ठनेगी तो है, अब किस पे ठनेगी वो सुन लीजिए। जातिगत जनगणना बिहार में कराई, भाई मोदी जी की तो मंशा ही नहीं थी जातिगत जनगणना कराने की। तो क्या जिन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराई वो केंद्र में जातिगत जनगणना करा पाएंगे? और अगर नहीं करा पाएंगे तो क्या नीतीश कुमार जी फिर भी उनका साथ निभाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना कराई है, तो नीतीश जी का तो ये फर्ज और कर्तव्य सबसे पहले है कि बिहार के साथ साथ इस देश में भी जातिगत जनगणना कराएं। और सिर्फ जनगणना नहीं कराएं, जनगणना 2011 में भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए थे, आंकड़े सार्वजनिक करें, संख्या बल के अनुपात में कार्यपालिका, विधायिक और न्यायपालिका सहित प्राइवेट सेक्टर सहित मीडिया में भी हिस्सेदारी देने का काम करें संख्या बल के अनुपात में, तब हम मान लेंगे कि तब तो चल पाएगी। मुझे तो नहीं लगता, मोदी जी की तो मंशा ही नहीं दिखती। दूसरा अग्निवीर योजना, जिसको लेकर कितनी नहीं लड़ाइयां लड़ी गई, जिसको लेकर युवा सड़कों पर नहीं उतरे क्या, लेकिन उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात है। हाँ, इस बात से हम पूरी तरह खुश हैं। जनता ने जो मैंडेट दिया इसके लिए हम देश के सर्व समाज को, पूरी जनता को, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया। और जब आप एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर रहे हैं तो हम आपको ये वादा आश्वासन के साथ ये वादा कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं कि हम जनता के एक एक मुद्दे को लेकर जाएंगे, डंके की चोट पर उसे उठाएंगे। अभी तक यहाँ लड़ रहे थे जमीन पर, अब संसद में संख्या बढ़ी है, वहां भी लड़ेंगे। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा लड़ाई लड़ी, पहले लड़ रहे थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अच्छा, नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी और बिहार में भी। क्या लगता है मोदी जी दे पाएंगे? अभी तो चुप्पी साधी हुई है। वो मोदी जी से पूछिए। हाँ। क्योंकि मोदी जी जब सब कुछ दे सकते तो तब तो मोदी जी ने कुछ दिया नहीं। अब मोदी जी क्या दे पाएंगे? अब तो मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि मोदी जी को जिन नीतीश बाबू को, जिन चंद्रबाबू नायडू जी को यूटर्न बाबू कह दिया था, जिन नीतीश कुमार जी के डीएनए पर तक प्रश्न उठा दिया था, तो किसी के डीएनए पर प्रश्न उठाने का मतलब होता है किसी के माता के सतीत्व पर संदेह जताना। इतना बड़ा कुकृत्य करने के बाद भी मोदी जी खुद यूटर्न लेके बैठे हैं। बगल में कुर्सियां स्पेशल लगवाई गई, 2 बार नाम लिया गया। तो एनडीए में तो 38 घटक दल हैं, किसी और के नेता का नाम भाषण में क्यों नहीं लिया गया? बताया जा रहा है जयंत चौधरी का तो अपमान कर दिया गया बकायदा, जिस प्रकार से विपक्ष ने घेर लिया। देखिए, लोगों का, ओबीसी का, एससी एसटी का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना मोदी जी की पुरानी फितरत है, वो तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जो मोदी जी, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी ऐसा कर देंगे, मोदी वैसा कर देंगे, से अब एनडीए पे तो आ गए। आपने भाषण अगर सुना हो तो जितनी बार मोदी जी को अपना नाम लेना था उतनी बार मोदी जी एनडीए का नाम लेते हुए दिखाई दिए। इससे 10 साल जो बीते उसमें एनडीए की सरकार का याद नहीं आया मोदी जी को। लेकिन जैसे ही बैसाखियों पर आए तो मैंने कहा ना, अहंकार तो खत्म हुआ है, अहंकार चूर चूर हुआ, बैसाखियों पे आ गए हैं। तो अब मोदी जी से एनडीए पे तो आ गए हैं, और मुझे लगता है ये एनडीए की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और हम ये चाहते हैं कि आगे जो भी चुनाव हो
उसमें तो ऐसे लोगों का सुपड़ा साफ होना चाहिए जिन्होंने देश को एक अच्छे मुकाम से नीचे लाकर खड़ा किया, कई करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया। जहाँ ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करते हैं, देखिए जमीनी मुद्दे हैं, इस पर बहुत सीरियसनेस के साथ हमें सोचना और बात करनी पड़ेगी। ये मुसलमान, मछली, मटन, मुर्गा, मुजरा, इस सब से देश नहीं चलेगा और ये सब बातें काम नहीं आएंगी। मतलब आप स्मृति ईरानी जी का हाल देख लिया, तो मैं तो अमेठी में 5-6 दिन रही, वहां की तो जनता कह रही थी कि हारेंगी, ये किसी कीमत पर जीत नहीं सकती। और मैंने तो जिस दिन किशोरीलाल शर्मा जी को टिकट मिला और वहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन किया, हमने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, तो जूम के जरिए तो हम लोग बैठे थे और उसके बाद जब चर्चा हुई तो मैंने तो बधाई दी और मैंने उसी वक्त कह दिया, अगले दिन भाषण में भी कहा कि रायबरेली में आजादी के बाद से लेकर अब तक हम सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे और अमेठी में ऐतिहासिक वोटों से किशोरीलाल शर्मा जी भी जीत दर्ज करेंगे। और स्मृति ईरानी जी अब जा रही हैं, अब उनका समय खत्म हो गया। भले घर बना लिया, लेकिन घर बनाना और घर के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और उनका प्यार पाना दोनों अलग बातें हैं। घर तो बन जाते हैं, मकान से कुछ नहीं होता, मकान को घर बनने में बहुत समय लगता है। तो खाली मकान का भूमि पूजन कर लो, फीता काट दो, हवन कर लो, उससे नहीं चलता। वो समझ में आ गया। स्मृति ईरानी जी को जनता ने जवाब दे दिया। जिस तरह उन्होंने एक पत्रकार की नौकरी पे बात आ गई, नौकरी चली गई उस पत्रकार की, जिस तरीके से महिलाओं पर लगातार मौन रही, सिर्फ मिमिक्री करने में लगी नहीं पूरे चुनाव में। अब देखिए, अब इस तरह के लोग, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, जो कि एक व्यक्ति की पूजा करने पे लगे रहे, अंधभक्ति करने पे लगे रहे। अंधभक्ति लोकतंत्र में नहीं चलती, ये मेरा मानना है। अंधभक्ति लोकतंत्र में नहीं चलती। ये थी हमारे साथ साधना भारती, जिनसे मैंने खास बातचीत की है। हमें समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज।